काश मंजिल संघर्ष बन जाए, माथे का पसीना ही लक्ष्य बन जाए। क्यों न टकराया जाए तूफानों से दोस्तों, जिंदगी मेहनत की एक जंग बन जाए, जंग बन जाए। आप सभी को दीपों के उत्सव पर्व दीपावली की सपरिवार शुभकामनाओं सहित प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल, जहां बात होती है सिर्फ लक्ष्य की। विद्यार्थियों, रात गहरी है पर सितारे बुलंद हैं। मंजिल में कोई बाधा नहीं है। सफलता के सफ़र में हमेशा बढ़ता हूँ, अपने सपनों को पूरा करने का वादा करता हूँ। साथियों, जब हौसले टूटने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के कोई तख्तो ताज हासिल नहीं होता है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ में आता है। हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। अगर आपको मंजिल पानी है तो राहों से लड़ना पड़ेगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ वक्त का होता है, इसलिए जाया न करिए। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं समय समय पर आसानी से मिलती रहें। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और पूरा देखिएगा। आप लोग उत्तर प्रश्नों के जरूर दिया करिए। आज की कक्षा का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कौन सी रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण। तो इनमें से जो रचना श्रीधर पाठक जी की नहीं है उसका नाम है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण ये जो रचना है, इसको 1927 ईस्वी में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा था। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, जबकि जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत श्रीधर पाठक जी की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख विशेषता रही है। यानी जो है यह कथन बिल्कुल सही पाया गया है। फिर जो है आपका अगला है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का जो है मुख्य स्वर रहा है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, वो है आपका विकल्प सी। यानी ये दोनों बातें, एक और दो, द्विवेदी युग के विषय में सही पाई गई हैं। और आप कह सकते हैं कि ये दोनों विशेषताएं द्विवेदी युग में पाई जाती हैं। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर क्या होता है, द्विवेदी युग नाम चल पड़ता है। द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम जरूर देखेंगे। पहली विशेषता है देशभक्ति, फिर दूसरी है अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, तीसरी है वर्णन प्रधान कविताएं, चौथी है मानव प्रेम, पांचवी है प्रकृति चित्रण, और छठी है खड़ी बोली का परनिष्ठित रूप। आपका अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका, प्रस्तुत कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय,
नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका है। ये कथन जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत ये क्या है विद्यार्थियों, महाकाव्य है, जिसको जो है 1931 ईस्वी में लिखा था। और यह महाकाव्य राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इस ग्रंथ में उर्मिला जो है प्रधान चरित्र है। उसका नायक कौन है? लक्ष्मण जी। वियोग और संयोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य जो है इसमें दिखाया गया है। साकेत शब्द जो है मूलतः पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? पाली भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? अयोध्या। और इसमें 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम क्या था महावीर प्रसाद द्विवेदी का? भुजंग भूषण भट्टाचार्य लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से मिली है। यानी सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से एक लेख लिखा था, जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इससे जो है प्रेरणा ग्रहण करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और उसके बाद में जो है साकेत महाकाव्य की रचना प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ये कथन जो है मैथिली शरण गुप्त जी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। यानी कौन सा राधा का रूप जो है उसमें दिखाया गया है? विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। तो प्रिय प्रवास में जो राधा का रूप है वो कैसा है? समाज सेविका। हरिओद जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कितने? 3। कौन कौन से? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, इसको जो है आधुनिक काल में खड़ी बोली का लिखा गया प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। फिर दूसरा है पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। और प्रिय प्रवास को अभी हम ऊपर बता रहे थे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। यानी प्रिय प्रवास का जो लिखने का प्रारंभ किस नाम से किया था हरिओद जी ने? ब्रजांगना विलाप के नाम से। हरिओद द्वारा रचित ब्रज भाषा में एक रीति ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? रस कलश। और कब लिखा था इसको? 1931 ईस्वी में। इसका विषय क्या है? ये रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिओद जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। यानी भक्ति काल में जैसा चित्रण सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से किया था, आधुनिक काल में यानी कि द्विवेदी युग में वैसा ही चित्रण हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास महाकाव्य में किया है। इसीलिए जो है हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास
कहा जाता है? आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त का खंड काव्य नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुष, पथिक। तो जो आप देख रहे हैं पथिक, ये मैथिली शरणगुप्त जी का खंड काव्य नहीं है। बाकी जो है पंचवटी, सिद्धराज, नहुष, ये सब उनके खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी जी ने की थी और मैथिली शरणगुप्त ने बंगला भाषा के कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला मैथिली शरणगुप्त जी के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। आपका प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रियप्रवास को, यशोधरा को, साकेत को, विष्णुप्रिया को। तो अभी ऊपर के प्रश्न में हमने आपको बताया था प्रियप्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना जो है किसने की है? तो वो हैं आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रियप्रवास की रचना 1914 ईस्वी में इन्होंने की थी। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी में, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी में, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी में, ये सभी रचनाएं हरिऔध जी की हैं। फिर साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य, विष्णुप्रिया खंड काव्य, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला आपका प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ कि आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली। तो शुक्ल जी का ये कथन जो है किसके? बिहारी रत्नाकर रचना के संदर्भ में दिया गया है। और विनय पत्रिका किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। बिहारी रत्नाकर किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। कबीर ग्रंथावली किसने संपादित की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है कि हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है सदा ऋणी माना जाएगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी जी ही, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के लिए, हिंदी की व्याकरण की शुद्धता के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देव स्तुति शतक 1892 ईस्वी में, नैषध चरित चर्चा 1899 ईस्वी में, नाट्यशास्त्र 1912 ईस्वी में, संपत्ति शास्त्र 1907 ईस्वी में,
रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी में, वाग विलास 1930 ईस्वी में, विचार विमर्श 1931 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। यह कथन जो है सही है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। ये भी बात सही है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। ये बात भी सत्य है। फिर जो गलत है वो है आपका विकल्प डी, उनके संस्कार द्विवेदी युगीन और दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी है। ये बात जो है श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में असंगत है। और हल्दी घाटी जौहर चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे जी के महाकाव्य हैं। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित करने का काम किया है और इनके काव्य में वीर रस के साथ साथ करुण रस का भी संयोजन किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हल्दी घाटी 1937 से 1939 के बीच लिखी गई, जौहर 1945 ईस्वी में, तुमुल 1948 ईस्वी में, रूपांतर 1948 ईस्वी में, आरती 1946 ईस्वी में और जय हनुमान 1956 ईस्वी में लिखा था। आपका प्रश्न है कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? लक्षित का मतलब जो दिखाई नहीं पड़ती है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, ये बात जो है सही है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, ये भी सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल दिया गया है, ये भी बात सही है। और हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, यह विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है बल्कि ये किसकी है? भारतेंद्र युग की। आगे बढ़ते हैं हम। द्विवेदी युगीन कवियों ने ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक ओर खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत, संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ राष्ट्रीय भावना की समर्थ अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया है। द्विवेदी युगीन काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रबंध और मुक्तक, प्रगीत सभी प्रकार के काव्य रूप देखने को मिलते हैं और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। आदर्शवादिता और नैतिकता दिखाई पड़ती है। मानव प्रेम और प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। फिर आपका प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला उत्ताप रचना ही राम कथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, ये बात सत्य है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि जो है अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, ये भी बात सत्य है। और पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, ये भी बात सत्य है। गलत क्या है? भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरवगान वर्णित है, यानी आद्यंत का अर्थ होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक भारत की गौरवगाथा का वर्णन इस रचना में नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैथिली शरणगुप्त जी की काव्य कृति भारत भारती कई सामाजिक आयामों पर
विचार करने को विवश करने वाली रचना है। और यह ग्रंथ जो है 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। अतीत खंड भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने को पूर्णतः विवश करता है, तो दूसरी ओर वर्तमान खंड दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। भविष्यत खंड समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके आवाहन करने के प्रयास से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त जी ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग सन 1920 के पहले ही रचे जा चुके थे, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण राम कथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत नाम से प्रकाशित कराया था। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा 1925 ईस्वी में पंचवटी नामक खंड काव्य लिखा गया। राम साहित्य के चिर परिचित प्रसंग सुपर्णखा के ऊपर आधारित है। आपका अगला प्रश्न है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। और कब की है? 1925 ईस्वी में। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया। यानी इसी रचना के आधार पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा गया, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। और गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। और क्या लिखते हैं? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इसका अर्थ क्या है? बताया गया है कि यह तुलसीदास जी को भी महावीर यानी हनुमान जी का प्रसाद नहीं मिलता तो रामचरितमानस जैसा इतना बड़ा वो महाकाव्य शायद ना लिख पाते। उसी प्रकार कहते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में हमको जो गुरु मिले हैं, उन्हीं के प्रसाद वश जो है मैं साकेत महाकाव्य लिख सका हूँ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर इत्यादि। अगला आपका प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन जो है किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। और मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है। उनकी कृति भारत भारती 1912 के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। और मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ कर दी थी। आपका अगला प्रश्न है, कृषिक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा,
गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही मैथिली शरण गुप्त। तो कृषिक क्रंदन ये काव्य कृति किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की जो अन्य काव्य कृतियाँ हैं उसको हम देखते हैं। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। राम नरेश त्रिपाठी जी की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी, कविता कौमुदी इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त जी की जो काव्य कृतियाँ हैं उसे भी हम देख लेते हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। ये सभी काव्य कृतियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, यशोधरा, साकेत, भारत भारती, जय भारत। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो सही क्रम है वो है विकल्प बी, यानी पहले भारत भारती लिखी गई, उसके बाद साकेत महाकाव्य, उसके बाद यशोधरा और उसके बाद जय भारत। फिर जो है इन रचनाओं को कब प्रकाशित किया गया है उसे हम देख लेते हैं। जैसे कि भारत भारती 1912 ईस्वी में, साकेत 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी में और जय भारत 1952 ईस्वी में। ये जो है सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और इन्हें हिंदी साहित्य जगत में दद्दा उपनाम से संबोधित किया जाता था। 1912 में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी प्रदान की थी। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है और 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। तो इनमें से जगदम्बा प्रसाद जी का उपनाम है हितैषी और इनका जन्म 1895 ईस्वी में और निधन 1957 ईस्वी में। जन्म मुरादाबाद में, उन्नाव में हुआ था और इनका उपनाम हितैषी आपने देखा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मातृगीता, कल्लोलिनी, वैकाली, दर्शना इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, प्री प्रवास के संबंध में सही तथ्य इनमें से कौन सा है? चलिए हम देखते हैं कौन सा सही है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, यानी नहीं, ये गलत बात है। प्री प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, ये सत्य बात है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, ये भी जो है सही है। इसमें 27 सर्ग हैं, ये गलत है, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस प्रकार आपका विकल्प डी सही उत्तर माना जाएगा। और प्री प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इस महाकाव्य में कुल जो है 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संबंध में हरिऔध जी ने लिखा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत
गर्भित है। आपका अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा, वो जो है आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं जन्म के आधार पर इनमें से सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपके आएंगे श्रीधर पाठक यानी कि 2। फिर कौन आएगा, आपके आएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध यानी 4। फिर कौन आएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1। उसके बाद आएंगे राम नरेश त्रिपाठी यानी कि 3। तो जिस कूट में 2 4 1 3 होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। तो विकल्प ए में 2 4 1 3 है, यही आपका सही उत्तर है। इन कवियों का जो है जन्म कब हुआ था उसे भी हम देख लेते हैं। श्रीधर पाठक 1858 ईस्वी में, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध 1865 ईस्वी में, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी में और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की 4 दीवारी में कैद होती हैं, ये बात जो है सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं, ये बात भी सही है। किसान राज समाज से अधिक सुखी हैं, ये भी बात सही है। और जो विचार सही नहीं है वो है आपका विकल्प डी, यानी राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यही जो है कथन गलत है इन काव्य पंक्तियों के विषय में। और ये काव्य पंक्तियाँ जो है मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल की जय विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? श्रीधर पाठक जी की, जो उनकी रचना श्रांत पथिक से ली गई हैं। यानी एक पथिक है जो रास्ते से चला जा रहा है और शाम होने को है, फिर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो उसके विषय में कहा जा रहा है कि हे परदेसी, इसी मेरी कुटिया में जो कुछ है संकोच को त्यागते हुए रहिए और ग्रहण कीजिए, उसके साथ साथ जो है यहीं पर विश्राम कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था, एकांतवासी योगी के नाम से। और आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर जी की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक, समालोचना आदर्श। तो इनमें से जो रचना रत्नाकर जी की नहीं है उसका नाम क्या है? सुंदरी तिलक। और ये जो सुंदरी तिलक रचना है ये है घनानंद की कविताओं का संकलन है,
जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संकलित किया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी काल के रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। गंगा अवतरण 1927 ईस्वी में, उद्धव शतक 1929 ईस्वी में, हिंडोला 1894 ईस्वी में, वीराष्टक आदि जो है सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। आपका अगला प्रश्न है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो पथिक ये काव्य संग्रह किसका है? राम नरेश त्रिपाठी जी का। और ये 1920 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी और स्वप्न 1929 ईस्वी। ये सभी प्रमुख काव्य कृतियाँ राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं और स्वप्न रचना के ऊपर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली, मगधी, अवधी, संस्कृत। तो इसको जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। कब? 1914 ईस्वी में। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो प्रबंध कृतियां हैं उसको भी हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में अभी हमने बताया, इसमें 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन इसमें किया गया है। पारिजात 1937 ईस्वी में, इसमें 15 सर्ग हैं और इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का चित्रण किया है। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में, इसमें 18 सर्ग हैं। राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा इसमें दिखाई गई है। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आपका अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ग्राम, जासूस, ऋतुसंहार, रस कलश। तो उजड़ग्राम जो ये रचना है इसका जो है ब्रज भाषा में अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने किया है। एकांतवासी योगी 1866 ईस्वी में, गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। उजड़ग्राम 1889 ईस्वी में, गोल्ड स्मिथ की रचना डिजर्टेड विलेज का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। और श्रांत पथिक 1902 ईस्वी में, गोल्ड स्मिथ की रचना द ट्रेवलर का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? अर्जन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। तो यशोधरा की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए किया था। और कब लिखा है यशोधरा को? 1932 ईस्वी में। गीत नाट्य शैली पर आधारित ये रचना है और इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण किया गया है। इस रचना की जो है पंक्ति है उसको हम देखेंगे। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यानी जो है यशोधरा क्या कहती हैं कि सिद्ध प्राप्त करने के लिए स्वामी जो है घर छोड़कर बाहर चले गए, ये तो जो है गौरव की बात है, सम्मान की बात है, अच्छी बात है। लेकिन गलत क्या है कि चोरी चोरी गए अर्थात हमको बिना बताए चले गए हैं, यही जो है हमारे लिए दुखदाई है, कष्टदायक है। गुप्त जी ने
साकेत 1931 ईस्वी में महाकाव्य लिखा है। इस रचना पर इन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। और गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध, रंग में भंग, ये सभी रचनाएं भी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 यह रचना किसकी है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। तो मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 ये रचना किसकी है? श्रीधर पाठक जी की। और इसको जो है ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा था और इनकी ये मौलिक काव्य कृति है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने गए हैं। इनका कश्मीर सुषमा 1940 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित अन्य जो है मौलिक काव्य ग्रंथ है। फिर आपका प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हल्दी घाटी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? श्याम नारायण पांडे जी। हल्दी घाटी तथा जौहर 1945 ईस्वी इनके महाकाव्य हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है, ये बात सत्य है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है, ये भी बात सत्य है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है, ये भी सही है। और जो परिप्रवास के संबंध में सही नहीं है वो है विकल्प बी। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, यानी प्रबंध काव्य के लिए तो ठीक है लेकिन अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है यही कथा वस्तु, ये बात जो है शुक्ल जी सही नहीं मानते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे हम देखते हैं। रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी, प्रिय प्रवास महाकाव्य 1914 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि यह किस कवि की हैं? भालों में रण झंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कट में तलवार अभी। भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, कन्हैयालाल सेठिया, श्याम नारायण पांडे। तो ये जो है ओज, शौर्य और वीरता की पंक्तियां किसने लिखी हैं? श्याम नारायण पांडे जी ने। और उसमें बताते हैं कि भारत देश के भालों में वही अभी झंकार पाई जाती है और यहाँ की तलवारों में वही पैनी धार और चमक दिखाई पड़ती है। हम भोले जरूर हैं भारतवासी, लेकिन ललकारने पर आंख में आंख डालकर बात करने की क्षमता रखते हैं। हमारे सभी भारतीयों की आंखों में जो है आज भी अंगारे बरस रहे हैं, जो युद्ध करने के लिए सदैव तत्पर बने रहते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। पंक्तियां दी गई हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी।
आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं, अपने भारत देश की दुर्दशा की स्थिति का चित्रण करते हैं कि हम भारतवासी कौन थे, हमारी पहचान क्या थी और आज हम क्या हो गए हैं। हमारा अस्तित्व मिटता चला जा रहा है, हम लोगों में एकता नहीं है, हम लोगों में सामाजिकता नहीं है, देश प्रेम नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं। अर्थात हमारा परिचय, हमारे देश का परिचय कुछ अलग है। फिर जो है अगली पंक्तियां दी गई हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे देश में कुत्तों को जो है क्या है, दूध पिलाया जाता है, भात खिलाया जाता है, और हमारे देश के कुत्ते जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके इलाज करवाने जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर क्या है, जो गरीब के बच्चे हैं उनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, अपने जाड़ों की रातों को माँ की हड्डियों से चिपक करके बिताने का काम करते हैं। अर्थात कैसी दयनीय दशा जो है हमारे देश में देखने को मिलती है। आपका प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती की रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और इस रचना की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी को मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना भारत दर्पण से प्राप्त हुई है। और इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला आपका प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थीं? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, ब्रज और अवधी दोनों में। तो आधुनिक काल के काव्य में जो है प्रमुखता से आप कह सकते हैं सर्वमान्य रूप से खड़ी बोली में कविताएं लिखी जा रही थीं। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया तथा आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास और सीता का करुणापूर्ण चित्रण। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य का जो वर्ण विषय रहा है वो है कृष्ण का मथुरा प्रवास, यानी कृष्ण जो है मथुरा में जाकर वहीं के होकर रह जाते हैं। और प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य 1914 ईस्वी में लिखा गया है। किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। और इसमें 17 सर्ग हैं और इसका जो वर्ण विषय है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा है। और प्रिय प्रवास महाकाव्य के ऊपर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन कौन से? प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता कौन हैं? भिखारी दास, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, केशव दास। तो भारत भारती ये रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की है, जिसको 1912 ईस्वी में लिखा था। और इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान जन जागरण में बहुत ही अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है। और भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। अगला आपका प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चोखे चौपदे, रस कलश। तो इनमें से जो रचना ब्रज भाषा में है उसका नाम क्या है? रस कलश। और इसको लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। कब लिखा है? 1931 ईस्वी में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। इसका वर्ण विषय क्या है? यह एक रीति ग्रंथ है। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में, अधखिला फूल 1907 ईस्वी में रचे गए हरिऔध जी के उपन्यास हैं। चुभते चौपदे बोलचाल, इसको क्या है? मुहावरेदार भाषा में लिखा है। और हरिऔध जी की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं कौन कौन सी, उसे हम देखते हैं। प्रिप्रवास 1914 ईस्वी में, पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में, कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में, पद्म प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि। और प्रिप्रवास 1914 ईस्वी पर हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। और प्रिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी को मुहावरों का पाठ्य ग्रंथ माना जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास। तो इनमें से जो कृष्ण काव्य है उसका नाम क्या है? द्वापर। और इसको कब लिखा था? 1936 ईस्वी में। द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। और द्वापर में कितने? 16 खंड हैं। अंतिम खंड का नाम है सुदामा, जो कि बाद में जोड़ा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी माना जाता है। और इनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी आदि। भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया था। और साकेत 1931 ईस्वी में लिखा गया महाकाव्य है, जिस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास, ये सभी मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। आपका प्रश्न है अगला, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुषिका परती अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिप्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। तो यह प्रकृति चित्रण की पंक्तियाँ प्रिप्रवास महाकाव्य से ली गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कितने? 3। कौन कौन से? प्रिप्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। प्रिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्रिप्रवास का पहला नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और जो प्रिप्रवास महाकाव्य है, जिसको इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा था, इसके ऊपर जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया है। उर्वशी 1961 ईस्वी में रामधारी सिंह
दिनकर जी ने लिखा है। साकेत 1931 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आने वाली रचना है। आपका अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? झरना, प्रियप्रवास, करुणालय, युगांत। तो दिवस का अवसान समीप था, ये पंक्ति जो है प्रियप्रवास महाकाव्य से ली गई है। और यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का चित्रण किया गया है, जबकि झरना, करुणालय ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं और युगांत सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य रचना है। आपका अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध, सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, श्रीधर पाठक। तो पारिजात को किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। कब लिखा है? 1937 ईस्वी में। किस श्रेणी में आती है ये रचना? महाकाव्य की श्रेणी में। इनकी दो अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में लिखी गई है, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका प्रश्न है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, दिनकर। तो कुणाल ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और ये जो है खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख जो खंड काव्य हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया इत्यादि। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण किया गया है? भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, साकेत। तो इनमें से जो साकेत महाकाव्य है, इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का बहुत ही सुंदर चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और इसको 1931 ईस्वी में गुप्त जी ने लिखा था और इसका प्रकाशन जो है सरस्वती पत्रिका में होता है। लेकिन इसको लिखने का काम कैसे किया था गुप्त जी ने? एक लेख निकला था जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसी से प्रेरणा ग्रहण करने के बाद जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य को लिखा था। और साकेत यह पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? अयोध्या। और इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला हैं केंद्रीय भूमिका में है, यानी कि मुख्य पात्र इसकी नायिका उर्मिला जी हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 ईस्वी में की है। और गुप्त जी ने साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से ग्रहण की थी। उसके बाद जो है साकेत महाकाव्य को लिखा था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, पंचवटी। पंचवटी, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। तो जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प है, यानी पहले जो है सर्वप्रथम रंग में भंग लिखा, उसके बाद भारत भारती, उसके बाद पंचवटी, उसके बाद साकेत महाकाव्य। और रंग में भंग रचना जो है कब लिखी है?
1909 ईस्वी में। भारत भारती कब लिखा है? 1912 ईस्वी में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जी की जो अन्य रचनाएं हैं उसे हम देखते हैं। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, किसान 1917 में, पंचवटी 1925 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आशा करूँगा कि आपको ये कक्षा अवश्य पसंद आएगी और आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण व लाभदायक सिद्ध होगी। और अपने अधिकतम साथियों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए आत्मबल होता है, हमारा मनोबल बढ़ाने का काम, जिसके कारण हम आपको अगली कक्षा दे पाते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, बाय बाय सभी को।